हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के साथ बैठक की है। इस बैठक में विदेश मंत्री और थल सेना अध्यक्ष भी मौजूद थे। इस समय की बड़ी खबर जान लीजिए आप। रक्षा मंत्री ने बैठक की है सीडीएस के साथ, जनरल बिपिन रावत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ उनके साथ। इस बैठक में विदेश मंत्री भी मौजूद और जानकारी के लिए हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज पांडे इस समय मौजूद है। नीरज, ये जो बैठक हुई है इसमें मंथन किस बात को लेकर हुआ है? क्या चीन को किसी तरीके का जवाब देने की तैयारी? देखिए, ये अभी बैठक की बात निकल कर सामने नहीं, लेकिन माना जा रहा है चीन में जिस तरह के सीमा पे जिस तरह के हालात पैदा हुए उसके बाद रक्षा मंत्री ने बैठक बुलाई थी और रक्षा मंत्री ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ बैठक की और उस समय विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद थे, थल सेना अध्यक्ष भी मौजूद थे और तीनों लोगों के साथ बैठ कर करीब 1 घंटे तक उन्होंने मंथन किया कि आखिर इसका क्या हल निकले। लेकिन निश्चित रूप में जिस तरह से चीन सीमा पे ये विवाद उत्पन्न हो रहा है और लगातार चीन कोशिश कर रहा है भारतीय सैनिकों के साथ उलझने की, उसमें कोई ना कोई ठोस जवाब देने की तैयारी चल रही है और निश्चित रूप में भारत उसका जवाब देने के लिए इंटरनल कुछ प्रोसेस में लगा हुआ है। अब देखना ये होगा कि क्या निकल कर आता है, क्या ऑफिशियल वर्जन आता है। अभी सरकार की तरफ से थोड़ी देर में कुछ चीजें और क्लियर होगी, लेकिन ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। रक्षा मंत्री ने बैठक की है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ, थल सेना अध्यक्ष के साथ और विदेश मंत्री के साथ और पूरे हालात पर चर्चा की है। और तो नीरज जिस तरीके से इस पूरे मामले पर आर्मी की तरफ से, सेना की तरफ से स्टेटमेंट आया है, अब इस बैठक के बाद क्या माना जा सकता है सरकार की तरफ से भी कोई प्रेस नोट सामने आ सकता है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आ सकता है इस पूरे मामले पर? देखिए, मेरी जो जानकारी है उसके अनुसार फिलहाल अभी केवल इस विषय पर चर्चा हो रही है कि इसका हल क्या निकाला जाए और इस पर कैसे उनको जवाबी कार्रवाई की जाए। लेकिन जो भी कुछ निर्णय लेना है, जो भी कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट आना है, चूंकि ये दो देशों की सीमा का मामला है और खुद वहां पे आर्मी अपना काम कर रही है, तो मुझे लगता है जो भी ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा वो आर्मी मैं आपके पास लौटूंगी। नीरज राजपूत, इस वक्त बेहद खास मेहमान रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नायक जी हमारे साथ मौजूद हैं। श्रीपद नायक जी, सबसे पहले सर आपका रिएक्शन इस पूरी खबर पर? जी, हम अभी वहाँ की खबर ले रहे हैं, उसका जायजा ले रहे हैं। हमें अभी तक डिटेल में पता नहीं है, हम उसका जायजा भी ले रहे हैं। सर, आर्मी की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है उसमें 3 भारतीय सैनिकों के शहीद होने की बात सामने आई है और साथ ही यह भी कहा गया है कि फायरिंग नहीं हुई थी, झड़प हुई थी और चीनी सैनिकों को भी नुकसान हुआ है। तो कुछ डिटेल्स इसके बारे में आप शेयर कर पाएंगे देश के साथ? हमें मेरे पास अभी कुछ डिटेल नहीं है, मैं डिटेल मंगवा रहा हूँ। जी ठीक है सर, डिटेल्स आप अभी जो मंगवा रहे हैं, लेकिन बस मैं ये जानना चाहती हूँ सर, आश्वासन आप देश को क्या देना चाहेंगे इस समय में? नहीं, ये तो ना खबर तो पता होनी चाहिए ना, वही खबर करवाता हूँ और की जानकारी लेता हूँ। पर सर, ये तनाव जिस तरीके से लगातार पिछले दिनों से बना हुआ है भारत और चीन के बीच, ऐसे में देश के आम नागरिक के मन में कई तरीके के सवाल और आशंका है सर। सही है जी, उसको दूर करने के लिए आप क्या कहेंगे, क्या भरोसा देंगे? या ये तो अब खबर लेने के बाद ही मैं बताऊंगा आपसे। और ये डिटेल मेरे ख्याल से हमारे रक्षा मंत्री जी है, उनको डिटेल पता होगा, मैं भी खबर ले रहा हूँ। ऐसे में देशवासियों को भरोसा क्या देंगे सर आप? मैं बस ये जानना चाह रही हूँ। श्रीपद नायक कुछ भी बोलने के लिए नहीं तैयार। मैंने बार बार दोहराया कि ठीक है, अगर आपको इस खबर के बारे में डिटेल्स नहीं पता तो कम से कम इन हालात में देशवासियों को कोई भरोसा, कोई आश्वासन जो आप देना चाहें, क्योंकि आम नागरिक के मन में कई तरीके के सवाल खड़े होते हैं जब वो इस तरीके की खबरें देखता और सुनता है। और फिलहाल खबर वो जिस पर आर्मी की तरफ से मोहर लगाई गई है, सेना की तरफ से यह स्टेटमेंट आया है कि हाँ, झड़प हुई है एलएसी पर भारत और चीन के बीच। हाँ, हमारे 3 सैनिक शहीद हुए हैं। हाँ, जो 3 सैनिक शहीद हुए हैं उसमें एक अफसर भी शामिल है। साथ ही सेना की तरफ से यह भी बताया गया है कि कैजुअलिटी चीन की तरफ भी हुई है। चीन से तनाव पर इस बीच 1 घंटे तक बैठक चली है, जिस बैठक में रक्षा मंत्री ने सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, रक्षा मंत्री मौजूद थे, उसमें विदेश मंत्री मौजूद थे और थल सेना अध्यक्ष भी मौजूद थे। इन सब के साथ जो बातचीत हुई है उसी पर और अपडेट के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं। आशीष कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, मंथन में क्या निकला, कुछ साफ हो पा रहा है क्या अब तक? देखिए, कंसिडर्ड डिसीजन लेना होगा भारत को
क्योंकि इमोशंस बहुत हाई चल रहे हैं। आप देख रहे हैं भारत और चीन के साथ जो ताज़ा विवाद हैं कोरोना वायरस के इस काल में, वो सीमा पर इतने ज़्यादा हाइटेंड टेंशंस तक पहुंच गए, और ऐसे वक्त पर जबकि कल रात ही वायलेंट क्लैशेस में भारतीय फौज के 3 जवान शहीद हो गए हैं, ऐसे में अर्जेंट बैठक करना डिफेंस मिनिस्टर का इन बड़े मंत्रियों के साथ, ये निश्चित तौर पर ये दिखाता है, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी थे, ये दिखाता है कि भारत जरूर कोई ना कोई रणनीति चॉकआउट कर रहा है। लेकिन मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि बहुत कंसिडर्ड कॉल लेना होगा चाइना के साथ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट पर। क्या भारत कोई छोटा मोटा इसका जवाबी कोई कार्रवाई करना चाहता है कि नहीं चाहता है? मुझे लगता है कि थोड़ा हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि भारत सरकार को इस पर डिसीजन लेना पड़ेगा, और ये बहुत बड़ा फैसला होगा अगर भारत सरकार की तरफ से ऐसा कोई फैसला लिया जाता है। फिलहाल मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी है इस सरकार की, जिसकी वजह से डिफेंस मिनिस्टर ने यह बैठक की होगी, कि किस तरह से वहां पर शांति और ट्रैंक्विलिटी को स्थापित किया जाए, क्योंकि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में अगर जाना है तो वो बहुत बड़ा स्टेप होगा, जिसको लेकर के मुझे लगता है कि हमें कोई सेकंड गेस नहीं करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए सरकार के फैसले को देखते हुए। तो कई चीजें हैं जिसका आपको तोलमोल करना पड़ेगा, कई नफे नुकसान के आपको आकलन करने पड़ेंगे, और फिलहाल हमको ये भी समझ लेना चाहिए, जो बात पहले लाइन से जनरल सिवाच कह रहे थे कि अगर चीन की तरफ से कोई कार्रवाई हुई है तो पलटवार तो भारत ने भी किया होगा, जिसकी पुष्टि खुद भारतीय सेना की तरफ से कर दी गई है कि हां, गलवान घाटी में अगर हमारे 3 सैनिक शहीद हुए हैं तो फिर चीन के सैनिकों को भी हमने सबक सिखाया है, उनको भी हमने मारा है। लेकिन मैं आशीष ये समझना चाह रही हूं आपसे कि क्या अब तक ये तस्वीर साफ हो पा रही है कि कल रात में जो झड़प हुई है, जहां फायरिंग नहीं हुई लेकिन झड़प ही इतनी खूंखार थी कि उसमें 3 भारतीय सैनिक शहीद हो गए, इसका ट्रिगर पॉइंट, कल की झड़प का ट्रिगर पॉइंट क्या था आशीष? जैसा मैं आपसे पहले भी जिक्र करते हुए कहा, ये स्पिरिटेड अटैक लगता है चाइना की तरफ से। देखिए, भारत अपनी तरफ से कभी भी प्रोवोक नहीं करता चीनी फौज को, पीएलए को, इस कदर कि इतना बड़ा स्टेप उठाए। आपने पिछले डिकेड्स में नहीं सुना होगा कि चाइनीज पीएलए, चाइनीज सेना के किसी भी जवान को, आप नंबर ऑफ जवान तो छोड़ दीजिए, एक भी जवान को इंडिया ने ड्रैग करके अपनी टेरिटरी पे ला करके मारने की, इस तरह से फिजिकली असॉल्ट करने की कोशिश की। मुझे लगता है ये जानबूझ करके चाइना की तरफ से प्रोवोक किया गया। आप देखिए, ग्लोबल टाइम्स में भी जो चाइना का मुखपत्र है, एक के बाद भारत को ये चेतावनी दी जा रही थी चीन की तरफ से कि आप डोंट पेडल इनटू द अफेयर्स ऑफ चाइना एंड अमेरिका। तो वो बार बार चाइना इस तरह की हिदायत दे रहा था, भारत को दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था, और मुझे लगता है कि भारत की तरफ से बिल्कुल प्रोवोक नहीं किया होगा। आप आर्मी का स्टेटमेंट देखें, जिसमें भारतीय सेना स्पष्ट कहती है कि इसको डिफ्यूज करने की जो प्रक्रिया है, जो रिट्रैक्शन चल रहा था, उसके दौरान ऐसा किया गया, और वो भी भारतीय टेरिटरी में। जो मेरी जानकारी है सूत्रों के मुताबिक, इन चीनी फौजियों ने भारतीय टेरिटरी में इन जवानों पर हमला किया था, और संभवतः जैसी अभी तक जानकारी और जिसका जिक्र नीरज कर रहे थे, फायरिंग नहीं हुई है, उनको शायद मारा गया है, स्टोन पेल्टिंग हुई है, बहुत बुरी तरह से असॉल्ट किया गया है, जिसकी वजह से ये डेथ्स हुई हैं, जो कैजुअलिटी भारत को सहनी पड़ी है। इसलिए मैं आपको फिर से बता दूं कि भारत ने प्रोवोक नहीं किया, कोई ट्रिगर पॉइंट भारत की तरफ से नहीं था, ये चाइना की तरफ से स्पिरिटेड अटैक था। चाइना के फौज ने जान समझ करके भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए, डराने के लिए, इस मकसद से ऐसा किया है। लेकिन भारत ये बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत को इससे डरना कतई नहीं है, भारत कतई इस तरह के किसी भी कदम से डरेगा नहीं। इनफैक्ट मैं आपको जो सवाल आप पूछ रही थी नीरज से थोड़ी देर पहले, उसका भी ये शॉर्ट में जवाब दे दूं कि भारत ने भी अच्छी खासी ट्रूप मूवमेंट वहां पर की हुई है। सिर्फ जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि पिछली दफा जब दोनों काउंटर पार्ट्स स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव से बात हुई, तो फौज को कुछ अलग अलग पॉइंट से जहां पर सहमति बनी थी, दोनों ही पक्षों ने पीछे खींचा था। ऐसा नहीं है कि भारत कमजोर पड़ा है, अगर जरूरत पड़ेगी तो कोई मिलिट्री एक्शन भी हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है चाइना के साथ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट का फैसला बहुत बड़ा होगा, उसमें कई प्रोज एंड कॉन्स सोचने पड़ेंगे, और उसके बारे में जैसा मैंने आपसे कहा कि सेकंड गेस हमें नहीं करना चाहिए, यह फैसला सरकार का होगा। नहीं, बिल्कुल फैसला सरकार का होगा। लेकिन जनरल सिवाच, अब यहां से आपको आगे किस तरीके से चीजें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं? दो राय नहीं ना, अभी सिचुएशन को पहले समझा जाएगा कि हुआ क्या है। इसमें कोई दो शक नहीं कि हमारा एक ऑफिसर और 2 जवान की कैजुअलिटी हुई है, एक बहुत बड़ी भारी हमारे ऊपर बात हुई है। तो ये सिचुएशन इतनी जल्दी संभलेगी नहीं, मगर मुझे ये भी पूरा विश्वास है कि अगर ऐसा कार्रवाई हुई है तो भारत ने भी उसका जवाब दिया है, और कैजुअलिटी चीन की तरफ से भी हुई। मगर मुझे एक ये भी शक लग रहा है कि ऐसा तो नहीं कि भारत तो बड़े सिंसियरली डिसएंगेज और डिफ्यूज करने के चक्कर में है, और कहीं ना कहीं चीनी जो है वो एक प्रकार से सोची समझी समझी से पहले तैयारी करके आए हैं, बैटल लेके या कुछ ऐसे हथियार लेके। और मगर कुछ भी हो, अगर उन्होंने ऐसी कार्रवाई की है तो उसकी जवाबी कार्रवाई भारत ने भी किया होगा। आपको ये भी पता है जनरल सिवाच, हम ना यहाँ पर नक्शा चला रहे हैं सर, गलवान घाटी का नक्शा। मुझे लगता है आपको, मेरे दर्शकों को जरा समझाना चाहिए कि वो एलएसी पर किस तरीके से विवाद बढ़ा पिछले दिनों। जरा सर वो प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए, एक बैकग्राउंडर।
देखो, आपको पता है कि गलवान घाटी के अंदर जो हमारी ये रोड है दरबुक शौक से लेके दौलतबर्ग ओल्डी, ये हमने अभी बनाई है 250 किलोमीटर की, और इसके बाद हमने वहां से फीडर रोड बनाई है। इस रोड से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की तरफ जो हमारी पोस्टें हैं पेट्रोल पॉइंट 14, 15 और हॉट स्प्रिंग में, वहां से रोड जारी है। वो रोड जो है चीनियों ने एक प्रकार से उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन की कि आप रोड क्यों बना रहे हैं, तो हमने जवाब दिया ये सड़कें हमारे लिए जरूरी हैं, हमारे डिप्लॉयमेंट के लिए बहुत जरूरी है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, और ये हमारे इलाके में हम बना रहे हैं। हमने आपको नहीं रोका जब आप बना रहे थे, मगर कहीं ना कहीं जो ये 5 और 6 मई को हुआ तो कहीं ना कहीं चीनी थोड़ा सा अंदर आए हैं और उन्होंने कम से कम 4 से 5 हजार के करीब अपनी सैनिक ले आए थे। मगर भारत के पास भी उतनी ही डिप्लॉयमेंट है, उसको बोलते हैं जो मिरर इमेज डिप्लॉयमेंट, मतलब अगर उनके पास टैंक है या उनके पास आर्टिलरी गन्स हैं या उनके पास ड्रोन्स हैं या उनके पास मैकेनाइज्ड कॉलम्स है, तो भारत ने भी उसको कर लिया है। और भारत का फोर्स लेवल लद्दाख के अंदर उनसे कम नहीं है किसी हालात में। हमारे पास एक इंडिपेंडेंट आर्मर्ड ब्रिगेड है, 2 इन्फेंट्री ब्रिगेड है, तो किसी हालात में भारत का फोर्स लेवल भी कम नहीं था और ना ही वेपन सिस्टम कम था। और भारत एक महीने से पता है कि ये ऐसा हो सकता है, तो हम बिल्कुल तैयार थे, चाहे वो गलवान घाटी में या पेंगोंग में या डेमचोक में या चुमर एरिया में। तो पूरे का पूरा जो ईस्टर्न लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट लद्दाख है, इसके अंदर हमारी तैयारियां पूरी थी। मगर जिस तरीके से बातचीत चल रही थी भारत और चीन के बीच में, एम ये था किसी प्रकार से डिसंगेज हो और सिचुएशन डिफ्यूज हो, और उसके पहल चल रही थी जो अभी 6 जून को कोर कमांडर और मेजर जनरल लियू जिन जो PLA के हैं चाइना के, उसके बाद बातचीत के बाद प्रतिक्रिया जो हुई डिफ्यूज सिचुएशन करने की हुई, और ऐसा लगता था कि धीरे धीरे सिचुएशन डिफ्यूज हो जाएगी। मगर ये जो कल रात को हुआ, इसने एकदम सबको सरप्राइज कर दिया कि ऐसा क्यों हुआ। ये तो ठीक है कि हथियार गोली नहीं चली, मगर ऐसे क्या हथियार इस्तेमाल किए उन्होंने जिससे हमारे 2 जवान और 1 अफसर शहीद हो गए। और मैं अब फिर बता रहा हूं, अगर हमारी कैजुअल्टी हुई है, पक्का हमने भी चीन की तरफ से कैजुअल्टी की होगी, और ये पता लगाना जरूरी है। दूसरी बात, अभी हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा पूरे बॉर्डर पे, चाहे वो लद्दाख का है, चाहे वो मिडिल सेक्टर है जो आपका हिमाचल और उत्तराखंड का है, और या आपका ईस्टर्न सेक्टर है जो कि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम का है। जनरल सिवाच, क्या आप ये कह रहे हैं कि इस पूरे इलाके में अब जहां जहां हम चीन के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं वहां पर हमको और सतर्क होना चाहिए? क्या कुछ और फ्रंट्स भारत के लिए मुश्किल खड़े करने की मकसद से चीन खोल सकता है? क्या आप ये कह रहे हैं सर? बिल्कुल हो सकता है। देखो, अगर आप ऐसा हो सकता है, जब देखो आप सोचने की कोशिश करो, जब भारत तो सिंसियरली डिफ्यूज करने के चक्कर में कि किसी प्रकार से डिसंगेज हो, डिफ्यूज हो जाए सिचुएशन, हम ये इस काम के लिए बढ़ रहे हैं, और चीनी ने ये हरकत की है, तो कहीं ना कहीं उनकी मंशा क्लियर नहीं है। तो आप उसको चौकन्ना, तो हम पहले ही चौकन्ने हैं, हम हर जगह अपने डिप्लॉयड हैं, हम तैयार हैं। ये कोई आज तो बात नहीं है, 1 महीने से चल रही है, तो हम इस चीज के लिए पूरा तैयार है। मैंने आपको बताया कि ईस्टर्न लद्दाख के अंदर हमारा फोर्स लेवल इतना है, हम ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं। हम गलवान घाटी के अंदर पूरे ट्रुप्स डिप्लॉयड थे, मगर हमारी एफर्ट थी कि किसी प्रकार से इसको डिफ्यूज किया जाए, क्योंकि दोनों तरफ से बातचीत चल रही थी। मगर इस बातचीत के बीच में इस प्रकार का एक प्रकार वायलेंस यूज करना चीन की तरफ से, ये एक बड़ा अचंभा और हैरान करने वाली बात है। यही सबसे बड़ा सवाल है सर, सबसे बड़ा सवाल यही है जिसको आप बार बार अंडरलाइन कर रहे हैं। मुझे लगता है नीरज राजपूत को आना चाहिए। नीरज, जवाब देश इसी बात का जानना चाहता है कि भाई हम तो कोशिश उस बात की कर रहे हैं ना कि तनाव कम हो, और ऐसे में वहीं पर इस तरीके का ये तनाव जो अपने चरम पर पहुंचता है और जिसमें 3 भारतीय सैनिक शहीद हो जाते हैं। नीरज, क्यों? बिल्कुल बिल्कुल रोमाना, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो गलवान घाटी है, क्योंकि शुरुआत में ही जो तनाव शुरू हुआ यहाँ पर LAC पर लद्दाख में, खासतौर से पूर्वी लद्दाख में, गलवान घाटी भी बड़ा फ्लैश पॉइंट रहा था। और चीन की तरफ से लगातार ये इस बात का आरोप लगाया जा रहा था कि भारतीय सैनिक चीन की सीमा में घुस आए हैं और वहां पर आकर जो है पुल बना रहे हैं या दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर रहे हैं। लेकिन भारतीय सेना ने साफ कर दिया था कि जो जिस जगह पर पुल बनाया जा रहा है, हालांकि पुल बनाने का काम रोक दिया था उस वक्त जब झड़प हुई थी, उस टाइम भी मारपीट हुई थी। रोमाना, आपको बता दूं कि शुरुआत में भी मारपीट हुई थी गलवान घाटी में, लेकिन वो एक मामूली मारपीट थी, धक्का मुक्की जिस तरह से होती है, धक्का एक दूसरे को मारना, इस तरह की थी, उसको बाद में सुलझा लिया गया था। लेकिन चीनी सेना ने क्या किया, वहां पर 80 टेंट लगाकर कैंप लगा लिया था वहां पर, और ये कहकर कि ये एरिया जो है हमारा है, और भारतीय सेना ने यहाँ पर घुसपैठ की है।
जहां पर उन्होंने कैंप लगाया था, भारतीय सेना ने उस वक्त भी कहा था, क्योंकि 500 से 600 मीटर की दूरी पर भारतीय सेना का कैंप भी लगा हुआ था, टेंट लग गए थे, वहां पर बड़ी एक तादाद में बिल्डअप हुआ था। बटालियन पूरी दोनों देशों की सैनिकों की एक बटालियन वहां पर मौजूद थी। एक बटालियन यानी करीब करीब 800 से 200 सैनिक दोनों तरफ के मौजूद थे वहां पर उन टेंटों में। उस वक्त भी भारतीय सेना ने प्रस्ताव दिया था कि अगर गलवान घाटी में जहां आपने कैंप लगाया है, जहां टेंट लगाया है, उसके आगे इसके बीच में जो दोनों देशों के बीच में जो जगह है, इसके बीच में हम लोग कहीं पर एलएसी निर्धारित कर देते हैं। लेकिन चीन उस बात के लिए भी तैयार नहीं हो रहा था। अगर जहां आपने कैंप लगाया है, इसका मायने ये कि आपका एरिया वहां पर है, वहां तक आप अपने मानते हैं अपना एरिया है, तो उसके आगे कहीं पर भी आप अपना एलएसी निर्धारित कर दीजिए, वास्तविक नियंत्रण रेखा निर्धारित कर दीजिए। लेकिन चीन उसके लिए भी तैयार नहीं हुआ और उसके लिए नहीं मान रहा था, और इसीलिए यहाँ पर लगातार बातचीत चल रही थी। जब भारत का कहना था कि जहां आपने कैंप लगाया, हम मान रहे हैं कि आपकी एलएसी वहां तक है, आपकी ट्रेन लाइन वहां तक है, तो बीच में कहीं पर मान लीजिए इसको एलएसी को मान लीजिए। इसी के लिए, जबकि ये बहुत बड़ा डिस्प्यूट नहीं था गलवान घाटी में, मैं बता दूं रोमाना, यहाँ पर बहुत बड़ा डिस्प्यूट नहीं था, यहाँ पर लगातार टेंट भी कम हो रहे थे, की प्रोसेस हो रही थी। उसके बावजूद भी ऐसी क्या घटना हुई कि जब टेंशन खत्म कर रहे थे तो लड़ाई हुई दोनों देशों के सैनिकों के। जी, मैं जरा सा आपको रोक रही हूँ। देखिए, मैं आपको रोक रही हूँ नीरज। दरअसल हमारे साथ नीरज पांडे अब जुड़ गए हैं, और जो बैठक हुई है रक्षा मंत्री की, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी मौजूद थे, जिसमें सेना अध्यक्ष मौजूद थे, विदेश मंत्री मौजूद थे, उसके बारे में कुछ खबरें अब छनकर बाहर आ रही हैं। नीरज बेहतर बता पाएंगे। नीरज पांडे, आइए। रोमाना, मैं आपको बता दूं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लंबी बैठक ली, करीब 1 घंटे तक बैठक की, और बैठक के दौरान उन्होंने जनरल बिपिन रावत भी वहां पे मौजूद थे, जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। एस जयशंकर इसलिए मौजूद थे कि चूंकि 2 देशों का मामला है, और थल सेना अध्यक्ष भी थे। तो पहले तो रक्षा मंत्री ने सभी मुद्दों पर उनसे बात की, क्या बेसिकली घटनाक्रम हुआ है, क्या हुआ है, वो सारी जानकारी उन्होंने ली। उसके बाद अब मेरी जो जानकारी आ रही है कि कुछ देर बाद, यानी कि 3 बजे बैठक से पहले रक्षा मंत्री खुद प्रधानमंत्री को इस पूरे मामले में अपनी जानकारी दे सकते हैं। प्रधानमंत्री तक ये सारी बात पहुंचाएंगे, प्रधानमंत्री को ब्रीफ करेंगे कि बेसिकली क्या हुआ। उसके बाद सरकार अपने लेवल पर कोई बात करेगी, कोई फैसला लेगी। क्या कुछ होना है, क्या नहीं होना, ये तो तय होगा कि जब रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री की बैठक होगी, उसके बाद तय होगा। लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय है, नीरज पांडे, एक सेकंड, चाइना और आप जो कह रहे हैं, मैं वो दोहराती हूं दर्शकों के लिए। बड़ी जानकारी नीरज पांडे दे रहे हैं। नीरज पांडे कह रहे हैं कि 1 घंटे तक रक्षा मंत्री ने, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, विदेश मंत्री, थल सेना अध्यक्ष के साथ बैठक की है, सारी जानकारी ली है। अब वो जानकारी रक्षा मंत्री जो हैं प्रधानमंत्री को जाकर देंगे। 3 बजे प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करनी है, और उससे पहले रक्षा मंत्री पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उनको इस पूरे घटनाक्रम से अवगत कराएंगे। मैं सही कह रही हूं नीरज पांडे? अब आगे आ रही है, उसके अनुसार 3 बजे से पहले कभी भी रक्षा मंत्री पहुंच सकते हैं प्रधानमंत्री आवास, वो उनको जानकारी दे सकते हैं इस पूरे मसले पर। फिलहाल रक्षा मंत्री ने सभी जो लोगों से मीटिंग की, बातचीत की, उसके पीछे सिर्फ ये पर्पस था कि चाइना बॉर्डर पे जो हुआ, जो हमारे सैनिकों के साथ हुआ, उसकी जानकारी उन्होंने ली, और क्या कुछ करना है, क्या इसके आगे के एक्शंस हो सकते हैं, उन सभी जो है संभावनाओं पर उन्होंने चर्चा की। तो अब देखना यह होगा कि क्योंकि अंतिम फैसला चूंकि 2 देशों का मामला है, कोई भी अंतिम फैसला बिना प्रधानमंत्री को की जानकारी दिए नहीं हो सकता, या बिना प्रधानमंत्री की सूचना के आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इसलिए सबसे पहले जो जानकारी मेरी आ रही है, उसके अनुसार रक्षा मंत्री इस पूरे मसले पर प्रधानमंत्री बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं नीरज पांडे, और मैं आगे ये समझने की कोशिश करूंगी कि अब यहां से चीजें किस दिशा में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल जो सियासी प्रतिक्रियाएं हैं, उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है। बीजेपी के सांसद हैं राकेश सिन्हा, उनसे बात की है बीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता ने, जरा सुनिए। गलवान घाटी में हुई है एक दुखद घटना। भारत और चीन के सैनिक आमने सामने आए हैं, हिंसक झड़प हुई है। सामने आ रही जानकारी के मुताबिक भारत के 3 जवान शहीद हुए हैं, जिसमें एक अधिकारी भी है। हालांकि इस सबके बीच में खबर यह भी आई है कि चीन की तरफ भी क्षति हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा। सर, जिस तरीके से ये खबर सामने आई है, निश्चित तौर पर चिंताजनक, क्योंकि पिछले कई दशकों में इस तरीके की खबरें नहीं आ रही थी कि जहां पर हिंसक झड़प जरूर हो रही थी, लेकिन मौत नहीं हो रही थी। देखिए, चीन का यह हरकत असहनीय है। जब से चीन ने सीमा पर विवाद पैदा किया है, भारत ने कूटनीति के द्वारा और सैन्य स्तर पर बातचीत के द्वारा इसे सुलझाने का प्रयास किया है। भारत ने सभी उत्तेजनाओं को बर्दाश्त करते हुए इस कोरोना के संकट में, जब पूरी दुनिया में मानवता अपने अस्तित्व के संकट से लड़ रही है, भारत ने इस स्थिति को टालने का लगातार प्रयास किया है।
लेकिन चीन लगातार उस नीति का प्रयोग कर रहा है। यद्यपि मैं उस शब्द का साधारणतः प्रयोग नहीं करता हूं, लेकिन आज मैं कर रहा हूं, दोगली नीति का प्रयोग कर रहा है। ग्लोबल टाइम्स कुछ लिखता है, चाइना डेली कुछ लिखता है। वास्तव में चीन ने हिंद चीन भाई भाई का जो नारा दिया था 1950 के दशक में, उसके बाद 62 में उसने आक्रमण किया। चीन की नीति 62 से लेकर आज तक अपरिवर्तित है और अपने अपरिवर्तित नीति के अनुसार चीन भारत के विकास को रोकना चाहता है। जो दो महत्वपूर्ण बात है जो चीन को यह करने के लिए बाध्य कर रहा है, पूरी दुनिया में चीन जिस प्रकार से अलग थलग पड़ गया है और चीन में जो व्यापार जो उद्योग हैं उसका एक बड़ा हिस्सा भारत की स्थिरता को देखते हुए भारत आने के लिए आतुर है और उसका प्रयास कर रहा है। उस स्थिति को टालने के लिए चीन सीमा पर अस्थिरता और युद्ध की स्थिति पैदा करके दुनिया के उद्योग धंधों और व्यावसायिकों का ध्यान हटाना चाहता है। दूसरी जो एक महत्वपूर्ण बात है, मेरे एक मित्र एक साप्ताहिक के राष्ट्रवादी संपादक ने बताया कि चीन कम्युनिस्ट पार्टी के एक नेता ने उनको फ़ोन करके कहा कि आपकी पत्रिका में हमारे खिलाफ इतना क्यों आता है। उन्होंने कहा हम नहीं चाहते, और उन्होंने कहा ग्लोबल टाइम्स पे एक छोटा सा रीजनल पेपर है जिसका कोई महत्व नहीं है। तो चीन हमेशा ही दुविधा पैदा करके, एक भ्रम पैदा करके भारत की सीमा पर लोगों का ध्यान रखना चाहता है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में चीन के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में राष्ट्रपति के द्वारा आजीवन राष्ट्रपति बने रहने के इस संशोधन के बाद जो एक शीत युद्ध चल रहा है जिसकी छाया पीएलए पर भी है, और संभवतः कम्युनिस्ट पार्टी इसी से ध्यान हटाने के लिए आज एक जिंगोइज्म यानी युद्ध की स्थिति पैदा करना चाहती है, जिससे कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर जो एक शीत युद्ध चल रहा है उस शीत युद्ध से वहाँ की जनता का ध्यान हटाया जा सके। लेकिन सर, जिस तरीके की घटना घटी है, इस सबके बीच में बीजिंग की तरफ से ये कहा जा रहा है, चाइना की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भारत की जो है सैनिकों ने बॉर्डर क्रॉस किया, वो जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल उसको क्रॉस किया, उधर गए, तब उन्होंने जाकर के इस तरीके की घटना को अंजाम दिया। देखिए 1962 में युद्ध करने के बाद चीन पूरी दुनिया में कहता रहा कि भारत ही आक्रमणकारी है, और भारत के तत्कालीन कम्युनिस्ट पार्टी ने भी यही माना कि भारत ने ही चीन पर आक्रमण किया है। चीन आज उसी अपने अपरिवर्तित नीति और व्यवहार के अनुसार भारत के ऊपर दोष थोप रहा है। भारत तो कूटनीति और वार्ता के द्वारा इसका समाधान चाहता है, लेकिन चीन को यह जानकारी होनी चाहिए कि भारत वन चाइना पॉलिसी को नहीं मानता है, न मानेगा। साउथ चाइना सी पर सभी कई देशों का अधिकार है। ताइवान की स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता और संप्रभुता बरकरार है, और तिब्बत की आज़ादी का प्रश्न सरकार से हटकर, मैं सरकार से हटकर कह रहा हूँ, भारत की जनता में तिब्बत की आज़ादी का प्रश्न अभी मरा नहीं है। तो ये बीजेपी सांसद प्रोफेसर राकेश सिन्हा को आप सुन रहे थे, और ऐसे में मुझे लगता है हमें जल्दी से अपने रिपोर्टर्स का रुख कर लेना चाहिए, क्योंकि जमीन पर क्या हो रहा है, किस तरीके से गतिविधियां आगे बढ़ रही हैं, इसकी हर जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। पहले नीरज पांडे का रुख करते हैं। नीरज, जो बात यहां पर राजनीतिक प्रतिक्रिया देते हुए प्रोफेसर राकेश सिन्हा भी कह रहे थे कि साहब जवाब देना तो बहुत जरूरी हो जाता है, ऐसे में अब वो जवाब दिया तो जाएगा, लेकिन किस रूप में दिया जाएगा, इसी पर मंथन और इसी के बारे में शायद राय मशवरा करें रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री को जब पूरे हालात की वो जानकारी दें तो। जी, निश्चित रूप में जवाब देना तो बनता है, और भारत सरकार निश्चित रूप में कोई ना कोई जवाब जरूर देगा। मुझे आपको रोकना पड़ेगा नीरज पांडे, एक बड़ी खबर आ रही है, ये ब्रेकिंग न्यूज इस समय की। भारत से झड़प पर चीन के विदेश मंत्री का बयान आया है। बातचीत से विवाद सुलझाना चाहते हैं चीनी विदेश मंत्री। ये कह रहे हैं कि भारत के साथ बातचीत करके विवाद सुलझाना चाहते हैं, सीमा पर तनाव कम करना चाहते हैं, ये कह रहे हैं चीनी विदेश मंत्री। तो इस बयान से तो कहीं ना कहीं चीन के जो तेवर हैं वो नरम पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से चीनी विदेश मंत्री की तरफ से बातचीत की बात कही जा रही है, लेकिन नहीं भूलना चाहिए यही बातचीत तो चल रही थी सीमा पर तनाव कम करने के लिए। बावजूद इसके जो झड़प हो जाती है, सवाल तो उसी झड़प को लेकर है कि जब तनाव कम करने के लिए एलएसी पर बातचीत चल रही थी, फिर इस तरीके की खूंखार झड़प का मतलब क्या है। फिलहाल चीनी विदेश मंत्री का यह बयान, बातचीत से विवाद सुलझाना चाहते हैं। भारत से झड़प पर चीन के विदेश मंत्री का यह पहला बयान, पहली प्रतिक्रिया जो सामने आई है, सीमा पर तनाव कम करना चाहते हैं। नीरज पांडे, यह प्रतिक्रिया आ रही है चीन के विदेश मंत्री की।
देखिए कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कोई भी देश नहीं चाहेगा इस समय की मिलिट्री जंग हो, क्योंकि भारत में देखा जाए तो चाइना का बहुत बड़ा व्यापारिक निवेश है और निश्चित रूप में चाइना से भारत के जो व्यापारिक लेन देन है वो बहुत बड़ी रकम के हैं। तो निश्चित रूप में चाइना कभी नहीं चाहेगा कि भारत के साथ इतने बड़े संबंध, जरूर वो सीमा पर इस तरह की हरकतें करता रहेगा कि किसी न किसी तरह का परेशान करना पड़े। और कोरोना काल में तो वैसे भी चाइना की जो पोजीशन है उससे वो दरअसल जो हम लोग की जानकारी है उसके अनुसार चाइना ये इसलिए नहीं कर रहा है कि उसको भारत से युद्ध करना, बल्कि चाइना ये इसलिए हरकतें कर रहा है ताकि वो अपने आप को बचा सके, क्योंकि चाइना में भी जो हालात है वो बहुत विपरीत है। स्थिति ये है कि कहीं चाइना की मैं सरकार आपको जरा सा रोकना चाहती हूँ जी, आप बड़ी बात कह रहे हैं। देखिए इस समय बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह है कि भारत के पलटवार पर चीन ने बैठक बुलाने की मांग की है। चीन की तरफ से बैठक बुलाने की मांग की गई है। भारत ने चीन को गलवान घाटी में करारा जवाब दिया। भारत के पलटवार पर चीन ने अब बैठक बुलाने की मांग की है। चीन के कहने पर सुबह 7:30 बजे बैठक हुई। तो भारत ने पलटवार किया, पलटवार ने चीन को मजबूर किया बैठक बुलाने की मांग करें, और इस मांग पर सुबह 7:30 बजे बैठक भी हुई है। और इस बीच जो हमने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, जो खबर अभी नीरज पांडे ने हमें दी थी वो भी आप जान लीजिए। कुछ ही देर में पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। चीन से तनाव पर प्रधानमंत्री को पूरी जानकारी दी जाएगी रक्षा मंत्री की तरफ से। तो ये ब्रेकिंग न्यूज नीरज पांडे ने ही दी थी। मुझे लगता है और डिटेल्स के लिए हमें सीधे नीरज का रुख कर लेना चाहिए। नीरज, क्या कुछ टाइम पता चल पा रहा है, कितने बजे मुलाकात करेंगे रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री से? नीरज, क्विक रिएक्शन आपका नीरज। मैं नीरज से आगे बात करूंगी, लेकिन इस बीच आरजेडी के सांसद मनोज झा हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज जी, जिस तरीके से तनाव बढ़ा है भारत और चीन के बीच, आप इसे किस तरीके से आंक रहे हैं? देखिए, मैं एक बात कहूं, एक व्यथित नागरिक के रूप में आपसे कह रहा हूं, बीते 3 हफ्ते से कई पत्रकार, कई मीडिया के साथी लिख रहे थे कि कुछ वहां तनाव ज्यादा बढ़ रहा है, खास करके लद्दाख गलवान वैली में, और हमें कोई जानकारी नहीं थी। मुझे दुख इस बात का है, एक स्वस्थ लोकतंत्र में सबको पता होना चाहिए कि सरहद पे क्या हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करते हैं मैं पंच बनने को तैयार हूं, तब भी कहा जाता है ऑल इज वेल। आज हमने 2 जवान, एक अपने अफसर खो दिए, कोई तनाव नहीं था। किस तरह की चीजें हमें बताई जा रही थी, संसद को भरोसे में नहीं लिया, ऑल पार्टी मीटिंग की कोई चर्चा नहीं, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। और नतीजे में देखिए क्या हो गया। 62 के बाद आज ये पहली घटना इस प्रकार की है, और जिससे पूरा देश तख्ते में है। अब ये हेडलाइन मैनेजमेंट जो भी कर लें, लेकिन मैंने प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह किया है, इमरजेंसी संसद की कोशिश करिए या ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, क्योंकि जवानों की शहादत कुछ सवाल छोड़ के गई है, और वो सवाल हमारे सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट से लेकर के हमारी डिप्लोमेसी के बारे में है। डिप्लोमेसी को ट्रायल बैलून बना के हमने रख दिया, नतीजे में अब इस तरह की आप खौफनाक छवियां देख रहे हैं। मैं सिर्फ आपको, आपके माध्यम से भी आग्रह करूंगा, अगर सरकार तक मेरी आवाज जाए, हम जैसों की आवाज जाए, हम कहेंगे अभी भी वक्त है, देश को भरोसे में लीजिए, देश को झूठ के पर्देदारी में मत रखिए कि ऑल इज वेल। इफ थिंग्स आर नॉट वेल, प्लीज हैव द गट्स टू कन्वे टू द पीपल, वी विल स्टैंड बिहाइंड यू। हम सरकार के पक्ष में होंगे। शांति सरकार तो ये कह रही है ना कि जहां हमें काम करना है वहां हम काम कर रहे हैं, और जिस तरीके से डोकलाम का मुद्दा सुलझाया था इसी मोदी सरकार ने, तो वो कहती है विपक्ष थोड़ा समय तो दे। अब यहाँ एलएसी पर भी बातचीत के जरिए, एंगेजमेंट के जरिए डी एस्केलेशन का प्रोसेस तो चल रहा था, लेकिन अभी जिस तरीके से जी आइए। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, एक दूसरे पड़ोसी के लिए जिस तरह का हमारा रॉबस्ट नो नॉनसेंस पोजीशन होता है, चाइना के बरक्स वो क्यों नहीं है, ये मुझे परेशान करता है। मेरे राजनीतिक एफिलिएशन को छोड़ दीजिए, एक नागरिक के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में, समाज की एक इकाई के रूप में, ये मनोज झा जी, आपने जो दूसरे पड़ोसी की बात की, तो आपने पाकिस्तान का आप जिक्र कर रहे हैं, आप यही कह रहे हैं कि जिस तरीके का रवैया पाकिस्तान को लेकर होता है उस तरीके का। हाँ, मैंने 2 बताइए माना जी, मैंने 2 शब्द यूज किया था, रॉबस्ट नो नॉनसेंस पोजीशन। ठीक है, रॉबर्ट और नो नॉनसेंस पोजीशन की जरूरत है। डिप्लोमेसी ट्रायल बैलून नहीं हो सकती है। मैं इस बात को हमेशा मानता हूं कि चाइना के बरक्स बीते कुछ वर्षों में
हमारी डिप्लोमेसी ट्रायल बैलून कॉरिडोर में चली गई है। आज लाल गुब्बारे, कल काले गुब्बारे, ऑल इज वेल, नतीजे में शहादत। तो सर ये जो आर्मी की तरफ से स्टेटमेंट जारी करके बताया गया है कि कैजुअलिटी तो चीन की तरफ भी हुई है, जो आर्मी ने बताया है कि जवाब तो मुंह तोड़ भारतीय सेना ने भी वहां पर LAC पर दिया और फायरिंग नहीं हुई, क्या ये आपको रोबस्ट और नो नॉनसेंस नहीं लगता है? नहीं, मेरा सीधे मानना है कि लगातार बीते 3 हफ्तों में देश को कोई ऑफिशियल पोजीशन बताया गया। अगर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में बैठ के पंच बन रहे हैं तो इस मुल्क में लोगों के नुमाइंदों को, लोगों को क्यों ये खबर नहीं है कि सरहद पे क्या हो रहा है? मेरा छोटा सा सवाल है, और ये आलोचना की दृष्टि से नहीं है, सलाह की दृष्टि से। सरकार ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए, हम सब पक्ष में खड़े हो जाएंगे और बताएंगे कि शांति स्वाभिमान की कीमत पर नहीं हो सकती। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज झा जी अपनी बात रखने के लिए। आरजेडी सांसद मनोज झा को आप सुन रहे थे, यही मांग उनकी तरफ से की जा रही है कि सरकार को इस पूरे मामले पर पारदर्शिता अपनानी चाहिए और सभी दलों को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। सब दल इस समय सरकार का साथ देंगे। अच्छा, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये फाइल फुटेज है, कुछ दिन पहले जो झड़प हुई थी ये उसकी तस्वीरें हैं। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि बीती रात इसी तरीके की झड़प हुई है चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच, जिसमें 3 भारतीय सैनिक शहीद हो गए हैं, एक अफसर लेवल का सैनिक भी जो शहीद हुआ। हम सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ जनरल सिवाच अच्छा लगातार बने हुए हैं। जनरल सिवाच, आपने अभी आरजेडी सांसद मनोज झा को भी सुना, क्या आपको लगता है कि इस मौके पर ये सरकार की तरफ से एक बेहतर कदम होगा कि वो सभी दलों को साथ ले, उनको भरोसे में लेकर आगे कदम उठाए, या फिर अभी तक की जो सरकार की नीति रही है कि LAC पर प्रॉब्लम है, सरकार सेना के साथ पूरी तरीके से खुली छूट एक तरीके से सेना को देकर उस मामले को सुलझाने में आगे बढ़ रही है? जनरल सिवाच। बिल्कुल, देखो आपको ऐसे समझना पड़ेगा, ये एक ऐसी स्थिति है जिसके अंदर नेशनल क्राइसिस है। भारत और चीन के साथ ये संबंध चल रहे हैं। इस समय भारत की सारी जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो गवर्नमेंट के साथ होनी चाहिए, उनको क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। जो गवर्नमेंट कर रही है वो बिल्कुल भारत के देश के हित के लिए कर रही है, और मैं ये भी समझता हूँ गवर्नमेंट को भी ऑपोजिशन को साथ लेके चलना चाहिए। ऐसे टाइम में उनको ब्रीफ करना चाहिए। जो अभी ऐसी सिचुएशन है, क्योंकि ये एक डेवलपमेंट जो रात को हुई है ये अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट थी, इसके बारे में हम सोच नहीं सकते थे, क्योंकि सिचुएशन धीरे धीरे डिफ्यूज हो रही थी और एकदम ये एस्केलेशन जो रात को हुई है, जहां पर हमारी भी कैजुअलिटी हुई है, एक अफसर और 2 जवान की, मुझे पूरा विश्वास है चीन की तरफ भी होगा। तो एक ये बहुत ही स्ट्रेंज सिचुएशन बन गई है और इसको आगे दोनों देश चाहते हैं इसको डिप्लोमेटिकली और मिलिट्रीली रिजॉल्व करें, क्योंकि अगर बात यहां से बिगड़ जाती है तो सिचुएशन कहीं तक जा सकती है। वो दोनों देशों के हित में नहीं है, ना भारत के ना चीन के। तो एक प्रकार से अभी जो भारत का है माहौल कि सिचुएशन को संभलते सोच के आगे बढ़ो, साथ में लेके चलो ऑपोजिशन पार्टी को भी, और ऑपोजिशन पार्टीज को भी समझना चाहिए इस ऐसे टाइम में भारत जो है गवर्नमेंट के साथ खेले और देश से एक आवाज आनी चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरी है। अगर हमारी अलग अलग आवाज आएगी तो चीन इसका इस्तेमाल करेगा, और चीन भी नहीं चाहता मेरे हिसाब से कि लड़ाई हो, क्योंकि ना उसके हित में है ना हमारे हित में। नहीं, बिल्कुल सर, महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। और सर अभी देखिए, मैंने खबर भी दी है दर्शकों को कि चीन के जो विदेश मंत्री हैं वो ये कह भी रहे हैं कि बातचीत से इस मामले को सुलझाएंगे। बातचीत की पहल भी चीन की तरफ से की गई, सुबह 7:30 बजे बैठक भी हुई है सर, तो इससे क्या संकेत मिल रहे हैं? ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं चीन भी नहीं चाहता कि सिचुएशन खराब हो और वो चाहता है कि इसको रिजोल्व करो, और मुझे लगता है कहीं ऐसा ना हो लोकल कमांडर लेवल पे किसी ने ऐसी सिचुएशन खराब की हो, ये भी हो सकता है। कई बार लोकल लेवल पे मिलिट्री कमांडर लेवल पे सिचुएशन कई बार हाथ से बाहर निकल जाती है। तो चीन मेरे को लगता नहीं चाहता कि सिचुएशन एस्केलेट हो, और वो भारत भी नहीं चाहता, इसलिए उन्होंने 7:30 बजे जो मीटिंग की थी। जो अगली मीटिंग होगी ये इसका बड़ा महत्व होगा, और दोनों देश चाहेंगे कि यहाँ से सिचुएशन डिफ्यूज हो। अगर ये डिफ्यूज तभी हो सकती है तो चीन की तरफ से भी कोई कैजुअलिटी हुई है। अगर कैजुअलिटी हमारी तरफ ही हुई है, वहां नहीं हुई, तो बहुत बड़ा प्रेशर है भारत के ऊपर, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता। और वैसे दोनों देश चाहेंगे कि आगे चल के सिचुएशन को डिफ्यूज किया जाए। दोनों देशों के लिए लड़ाई आज का कोई सोल्यूशन है नहीं, ना भारत चाहेगा ना चीन चाहेगा, मगर चीन के इरादे दुरुस्त होने चाहिए। अगर वो दोगली बात करता है, जो जैसे ग्लोबल टाइम्स कुछ बोल रहा है और इंडिया चाइना का जो न्यूज़पेपर है वो अलग बोल रहा है, इससे कहीं ना कहीं शक लगता है कि चीन के इरादे नेक नहीं है। अगर इरादे नेक नहीं है तो भारत इसके आगे नहीं कर पाएगा, और भारत भी इसके लिए तैयार है। तो हर चीज
चीज के लिए तैयार रहना चाहिए भारत को कि सिचुएशन को डिफ्यूज करें, बहुत अच्छा है डिप्लोमेटिकली और मिलिट्रीली। अगर कोई बात बढ़ती है तो हम उसके लिए भी तैयार होने चाहिए। सर, मैं सीधे दर्शकों को लेकर चलती हूं। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय इस समय जुड़ गए हैं और प्रणय बेहतर तरीके से हमें बता पाएंगे। चीन के विदेश मंत्री की तरफ से भी कहा जा रहा है कि बातचीत से ही इस मामले को सुलझाया जाए। प्रणय, आवाज नहीं आ रही है प्रणय उपाध्याय आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रणय, आपको अपना माइक अनम्यूट करना होगा, शायद कुछ दिक्कत है। मैं दोबारा आपके पास आने की कोशिश करूंगी प्रणय। इस समय दरअसल देखिए जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, अब हर किसी के मन में सवाल यही है कि आगे क्या होगा। जिस पॉइंट पर इस समय भारत और चीन खड़े हुए हैं, यहां से आगे रास्ता किधर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल चीन के रक्षा मंत्री की तरफ से जो बयान आया है वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि चीन के तेवर नरम पड़ रहे हैं। प्रणय, चीन के विदेश मंत्री बातचीत का जिक्र कर रहे हैं। जी बिल्कुल रोमाना, बातचीत का जिक्र चीन के विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया कि चाइना जो है इस मामले को सुलझाना चाहता है, बातचीत के जरिए सुलझाना चाहता है, लेकिन उन्होंने तोहमतें भी लगाई। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय सैनिकों ने जो है एलएसी क्रॉस करने की कोशिश की, और इन तोहमतों के बीच भी अगर आप देखें भारतीय सेना की तरफ से जो बयान आया है उसमें साफ कहा गया कि डी एस्केलेशन की प्रोसेस थी, प्रयास चल रहे थे कि तनाव कम हो, कोशिशें इस बात को लेकर चल रही थी कि तनाव को किस तरीके से घटाया जाए, 1 महीने से ज्यादा वक्त से जो फेस ऑफ की सिचुएशन चल रही है उसे कैसे रिजॉल्व किया जाए। यहां ये जानना जरूरी होगा रोमाना कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से तनाव इस कदर बढ़ गया, इतना वायलेंट हो गया, इस कदर जो है उग्र हो गया कि इसके अंदर लोगों की जान गई है। भारत ने इस चीज को तो स्वीकार किया ही है कि उसके एक ऑफिसर और 2 अदर रैंक्स यानी 2 सैनिक जो हैं वो इसके अंदर शहीद हुए हैं। चीन की तरफ भी कैजुअलिटी हुई है, लेकिन आप देखिए चीन लगातार इस चीज को छुपा रहा है, वो ये नहीं बता रहा है कि उसकी तरफ कैजुअलिटी कितनी हुई है। निश्चित रूप से जब फेस ऑफ सिचुएशन हुई है, वायलेंट फेस ऑफ हुआ है, आपस में टकराहट हुई है, संघर्ष हुआ, झड़प हुई है, तो ऐसे में नुकसान उनकी तरफ भी हुआ होगा। ये बात आप देखिए कि जो मीटिंग है जिसका आप भी जिक्र कर रही थी, चाइना ने ये मीटिंग खुद मांगी है, इसीलिए आज सुबह 7:30 बजे से मीटिंग चल रही है। मीटिंग से कई दौर होने हैं और इसी बीच में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने तीनों सेना प्रमुखों और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के साथ बैठक करके रिव्यू किया है सिचुएशन का। निश्चित रूप से डिप्लोमेटिकली और मिलिट्रीली इस बात की कोशिशें चल रही हैं कि यह तनाव घट सके, यह तनाव कम किया जा सके। और दूसरी जी प्रणय, आप बड़ी बात बता रहे हैं, आप बता रहे हैं कि 7:30 बजे से जो बैठक चल रही है उसके अलग अलग राउंड्स चल रहे हैं, मतलब वो बैठक क्या अभी भी चल रही है क्या? जी वो बैठक जो है उसके अंदर चूंकि कई राउंड्स पे कई दौर की बातचीत होनी है और चूंकि चाइना की तरफ से ये बैठक मांगी गई थी इसलिए कई पॉइंट्स भारत ने भी अपनी तरफ से रखे हैं। भारत ने भी ये स्पष्ट कहा है कि वो एस्केलेशन नहीं चाहता है, लेकिन चाइनीज सोल्जर्स को भी इस चीज को समझना होगा कि वो एस्केलेशन अगर करते हैं तो भारत की तरफ से जवाब होगा। क्योंकि रोमाना यहां इस बात को समझने की बहुत जरूरत है कि ये जो फेस ऑफ है, ये फेस ऑफ की सिचुएशन आखिर पैदा कैसे हुई। भारत की तरफ से ट्रूप एनफोर्समेंट तब किया गया जब चाइनीज सैनिक ऑलरेडी एलएसी पर मौजूद थे। जब चाइना जब अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा चुका था वहां पर, उसके बाद ही भारत की तरफ से ये किया गया। फिलहाल अपडेट है एक, आशीष कुमार सिंह के पास एक बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट है, सीधे जरा दर्शकों को लेकर चलते हैं। आशीष, क्या जानकारी है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार की तरफ से हमें सूत्रों ने बताया है कि जो चीन ने बड़ा आरोप लगाया है कि एक बार नहीं 2 बार, आप वहां के विदेश मंत्रालय का बयान देखें तो इसमें यह आरोप लगाया गया कि भारत की तरफ से एक बार नहीं 2 बार एलएसी को क्रॉस किया गया और चीनी सैनिकों पर हमला किया गया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में चीनी सैनिकों ने भारत पर पलटवार किया था। इसको भारत सरकार के सूत्रों ने सिरे से खारिज कर दिया है। भारत सरकार के सूत्रों ने एबीपी न्यूज से कहा है कि भारतीय सेना ने या भारतीय सेना के किसी भी जवान ने एलएसी को क्रॉस नहीं किया था। तो ये बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि भारत की तरफ से ऐसा ट्रांसग्रेशन नहीं किया गया था, कैटेगरिकली इसको भारत ने रिजेक्ट किया है। हालांकि जिसका जिक्र आप कर रही थी विदेश मंत्री की तरफ से चीन के जो भारत के साथ बातचीत की पहल की गई है उससे थोड़ा सा इतर, आप देखिए चाइनीज विदेश मंत्री ने बाकायदा स्ट्रांग प्रोटेस्ट भी लॉन्च किया है और उसने कहा है कि सोलम रिप्रेजेंटेशंस दिए गए हैं इंडियन साइड को और ये अर्ज किया गया है कि अपने फौज को स्ट्रिक्टली रेस्ट्रेंट करें ताकि जो बॉर्डर पे सिचुएशन है वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना हो। तो चाइना दोनों तरह की भाषा बोल रहा है, एक तरफ बातचीत की पहल कर रहा है और दूसरी तरफ सख्त वार्निंग के तौर पर भी भारत को चेता रहा है कि आप अपनी फौजों को समझाइए कि अगर फौज ने एलएसी को इस तरह से क्रॉस किया तो आगे चल के सिचुएशन और खराब हो सकती है। लेकिन मैं फिर दोहरा दूं कि बड़ी बात यह है कि हमें ये जानकारी दी गई है, स्पष्ट तौर पर भारत सरकार ने इस आरोप को नकारा है, भारतीय फौज ने कभी भी किसी भी वक्त पर एलएसी को क्रॉस नहीं किया था।
बिल्कुल, कुछ ये जानकारी मिल पा रही है कि चीन की तरफ कितना नुकसान हुआ है आशीष? आशीष, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, आप अपना सवाल दोहराएंगी? कुछ जानकारी मिल पा रही है चीन की तरफ कितना नुकसान हुआ है आशीष? जी नहीं, जैसा मैंने आपको बताया कि चीन की तरफ से अभी ये विदेश मंत्रालय का औपचारिक बयान आया है, जिसमें उसने बस ये बताया है चाइना ने कि आधिकारिक तौर पर भारत के साथ आपत्ति दर्ज कराई है चीन ने कि एक दफा नहीं 2 बार भारत की तरफ से ट्रांसग्रेस किया गया था, जिसके जवाबी कार्रवाई चीन ने की थी। इसके ऊपर अभी इससे अलग कोई औपचारिक बयान चीन की तरफ से या चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से नहीं आया। हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा चीन की तरफ से। जो भारत की तरफ से क्लेम किया गया है कि चीन की तरफ भी 3-4 कैजुअलिटी हुई है, उसको लेकर के भी चाइना ने अपना रुख अभी स्पष्ट नहीं किया है। अभी सीमित बयान आया है, जैसा मैंने आपको बताया कि भारतीय सेना से अपील की है कि अपने ट्रूप्स को आप कंटेन करें, वरना बॉर्डर पर सिचुएशन दोबारा से एस्केलेट हो सकती है। मुझे लगता है प्रणय उपाध्याय को आना चाहिए। प्रणय, आप हैं हमारे साथ ना अभी? तो ये जिस तरीके के बयान का जिक्र यहाँ पर आशीष कुमार सिंह कर रहे हैं, ये तो एक तरीके से एक अनएक्सपेक्टेड लाइंस इसको कहा जा सकता है प्रणय? जी बिल्कुल, चाइना अपनी पोजीशन को डिफेंड करता हुआ नजर आ रहा है। जो बॉर्डर पे टेंशन हुआ है, चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री ये कहने की कोशिश कर रही है कि भारत की तरफ से कार्रवाई की गई और उसका केवल चाइना ने अपने आप को डिफेंड किया है, और इस कार्रवाई के अंदर जो भी नुकसान हुआ है, चीन नहीं चाहता कि वो टेंशन एस्केलेट हो। ये एक निश्चित रूप से कूटनीतिक बयान है, लेकिन जो सीमा पे हुआ, जिस तरीके से हुआ, जो घटनाक्रम है, क्योंकि जो घटनाक्रम हुआ है रोमाना, उसे आप केवल एक दिन या एक समय की घटना के तौर पर नहीं देख सकते हैं। लगातार जिस तरीके का बिल्डअप हो रहा था, जिस तरीके से अलग अलग फ्लैश पॉइंट चाइना बनाने की कोशिश कर रहा था, चिपचाप वैली से लेके गलवान वैली तक, जिस तरीके से अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर ये टेंशन नजर आया, चाहे पेंगोंग लेक का मामला हो, चाहे हॉट स्प्रिंग पे हो, चाहे गलवान घाटी हो या PP-15 हो, इन सारी जगहों के ऊपर चाइनीज सोल्जर्स अगर फेस ऑफ की सिचुएशन में हैं, चाइना अपने रियर एंड पे यानी अपने मिलिट्री बेसिस के ऊपर फोर्स रीइंफोर्समेंट कर रहा। और ये भारत ही नहीं कह रहा, चाइना खुद भी इस चीज को बता रहा है। उसका अपना जो सोशल मीडिया है, उसका अपना जो सरकारी मीडिया है, वो बता रहा है कि उसने किस तरीके से ट्रूप इंडक्ट किए हैं। अगर उसका ये एग्रेसिव पॉस्चर है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ऐसे एग्रेसिव पॉस्चरिंग के अंदर अगर इस तरीके की फेस ऑफ कोई वायलेंट हो जाता है, तो चाइना ये नहीं कह सकता कि ये फेस ऑफ जो है ये भारत की तरफ से उग्र हुआ है। निश्चित रूप से चाइना एक बहुत सस्टेन तरीके से एक बिल्डअप बना रहा था, और अगर उस दौरान ये घटना हुई है, भारत इस बीच बड़ी खबर आ रही है प्रणय उपाध्याय। देखिए, भारत की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। भारत ने चीन की तरफ से जो कहा गया उसको नकारा गया है। भारत ने चीन के आरोपों को खारिज किया और ये कहते हुए खारिज किया कि हमने LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार नहीं किया। देखिए, चीन की तरफ से जो विदेश मंत्री का उनके बयान आया, उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने भारत पर आरोप लगाया कि भारतीय सैनिकों की तरफ से LAC पार करने की कोशिश की जा रही थी और इसी वजह से ये झड़प हुई है। अब भारत की तरफ से ये सख्त प्रतिक्रिया आई है। भारत ने चीनी आरोपों को सिरे से नकारा है, खारिज किया है। हमने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC को पार नहीं किया। तो चीन के एक और झूठ को बेपर्दा किया यहां पर प्रणय उपाध्याय भारत ने अपने इस बयान से। बिल्कुल रोमाना, क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का ही तो सारा मामला है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को डिफाइन ही चीन नहीं करता है, और वो ये आरोप लगाता है कि भारत ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्रॉस की है, जबकि भारत ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल उस समय भी क्रॉस नहीं की जब वो अपने गलवान घाटी के पेट्रोलिंग पार्टी के लिए जब जा रहे थे। तो उसी पेट्रोलिंग पॉइंट, ये जो PP-14 आप शब्द सुनती हैं, ये बेसिकली पेट्रोलिंग पॉइंट 14 है, और उसी तक भारत के पेट्रोल हमेशा से जाते रहे। चाइना को अब आपत्ति इस चीज को लेकर हो रही है कि चाइनीज की इंडियन सोल्जर्स वहां तक पेट्रोलिंग के लिए क्यों जा रहे हैं, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना चूंकि डिफाइन ही नहीं करता है, तो वो ये आरोप कैसे लगा सकता है कि भारतीय सैनिकों ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस किया। ये कहीं ना कहीं बताता है कि चीन अपनी ही बात के अंदर फिलहाल उलझता हुआ नजर आ रहा है। ये बात जरूर है कि बातचीत के जरिए इस मामले को सुलझाने की कोशिश इसलिए भी हो रही है रोमाना, क्योंकि दोनों, अगर आप देखें, दोनों दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले 2 बड़े मुल्क हैं, दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, दोनों एक रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज हैं, और ऐसे में ये कोशिश होगी कि ये तनाव आगे न बढ़े। ये फ्लैश पॉइंट्स गलवान घाटी पे जो हुआ है, वो पेंगोंग या हॉट स्प्रिंग या जो दूसरे इलाके हैं जहां फिलहाल भी फेस ऑफ की सिचुएशन चल रही है, वहां न आगे बढ़े। और इसके अलावा 3488 किलोमीटर की पूरी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है रोमाना। तो ऐसे में ये टेंशन और दूसरे इलाकों में न स्प्रेड हो, इसके लिए कोशिशें दोनों तरफ से हो रही हैं।
और इसी के मद्देनजर जो सुबह 7:30 बजे से मीटिंग्स का दौर चल रहा है वो भी हो रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर भी जल्द ही दोनों देशों के बीच में संवाद की कोई ना कोई कोशिश जरूर होगी। बीजिंग में भी संपर्क होगा, यहाँ दिल्ली में भी इस चीज की कोशिश होगी, कोई ना कोई फोन कॉल जरूर होंगे। एस्केलेट टेंशंस ना हो, डी एस्केलेट किए जा सकें, थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन किया जा सके, इसके लिए कोशिशें तेजी से चल रही हैं। बिल्कुल, लेकिन आशीष कुमार सिंह, आशीष, जो बात यहां पर प्रणय भी कह रहे थे कि हमें समझना चाहिए कि कितना लंबा बॉर्डर जो हम चीन के साथ शेयर करते हैं, ऐसे में चीन की जिस तरीके की फितरत रही है, जो एक्सपर्ट अभी जनरल सिवाज भी कह रहे थे कि हो सकता है कुछ और मोर्चों पर चीन भारत की मुश्किल बढ़ाने की कोशिश करे, तो ये चुनौती भी बड़ी सरकार और सेना के सामने है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आप चीन लगातार कई ऐसे टेरिटरीज हैं जहां पर वो क्लेम करता है कि वो पूरा इलाका उनका है, जिसका जिक्र प्रणय कर रहे थे। पेट्रोलिंग पॉइंट्स जहां पर भारतीय फौज का जो दस्ता है जो पेट्रोलिंग करता है, भारत क्योंकि वो डिमार्केटेड नहीं है, क्योंकि दोनों देशों के बीच में स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स का मैकेनिज्म है इसको सॉर्ट आउट करने के लिए, लेकिन भारत जानता है कि किस सीमा तक भारत की परिधि है। भारत उसी में, उसके दायरे में रह करके लगातार पेट्रोलिंग करता रहा है और चीन ने अक्सर इसको लांघने की कोशिश की है। चीन का आप देखिए, कई बार ऐसा बयान आता है जब भी किसी उच्च स्तरीय कोई विजिट अरुणाचल प्रदेश की हो जाती है तो वो कहते हैं पूरा अरुणाचल प्रदेश उनका हो गया। देखिए, इमोशंस आर रनिंग वेरी हाई दोनों तरफ, और मुझे लगता है, फिर से मैं दोहरा दूं जो सबसे पहले मैंने आपसे बात कही थी, ये स्पिरिटेड अटैक चाइना की तरफ से किया गया है। भारत का इससे कोई लेना देना नहीं है, भारत ने बिल्कुल प्रोवोक नहीं किया है, जो हमारे सोर्सेज लगातार बता रहे हैं। ये चीन की तरफ से डेलिबरेट अटेम्प्ट है प्रोवोक करने के लिए, और माहौल को चीन ने बिगाड़ने की कोशिश की है, जिसके रिटेलिएशन में भारत को डिफेंड करना पड़ा, जिसमें ये शहादतें हुई हैं भारत की तरफ से, जो लॉस हुई है, जो कैजुअलिटीज हुई हैं। निश्चित तौर पर ये एक बड़ी चुनौती है, और मुझे लगता है कि इसी वजह से आप देखिए सीरीज ऑफ बैठकें चल रही हैं, और जिसका जिक्र प्रणय कर रहे थे, मुझे लगता है कि उसकी गुंजाइश ज्यादा है। कोई ना कोई रास्ता निकाला जाएगा दोबारा से शांति स्थापित करने के लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता दोनों ही पक्ष, जैसा आप खुद भी अभी जिक्र कर रही थी रोमाना, कि खुद चीन के विदेश मंत्री ने कहा है कि वो चाहते हैं कि बातचीत के जरिए इसको नॉर्मलाइज किया जाए। शायद उसकी कोशिशें तेज है और हमें उसका कुछ ना कुछ नतीजा थोड़ी देर में पता चले। बिल्कुल, तो वो किस दिशा में कोशिशें की जा रही हैं, किस तरीके से अगला कदम उठाया जा सकता है, इस पर मैं जवाब लूंगी। नीरज पांडे भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं।